हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके बीए सेकेंड ईयर की जो बुक है कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिस बुक का कोड है PLS 201। और आपकी एमए की भी बुक आ जाती है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स अप्रोचेस एंड प्रोसेस, जिस बुक का कोड है PLS 102। उस बुक में भी आपको ये वाला टॉपिक जो है वो सेकेंड यूनिट में है, और आपकी जो 201 बुक में जो है ये आपका टॉपिक फर्स्ट यूनिट में है। लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है लोकतंत्र और अधिनायकवादी शासन के बारे में। तो लोकतंत्र से शुरू करते हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ है, या जिसको हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, तो प्रजातंत्र को अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी कहा जाता है, और यह ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोक, और क्रेटिया का अर्थ क्या है? शक्ति या सत्ता। तो प्रजातंत्र का अर्थ वह शासन प्रणाली होती है जिसमें राज्य की सत्ता प्रजा अर्थात जनता के हाथ में हो। अब आपको एक परिभाषा भी यहाँ पर दी गई है। प्रोफेसर डाइसी के अनुसार प्रजातंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासक वर्ग समाज का अधिकांश भाग हो। अगर सरल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो प्रजातंत्र वो राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें लोग चुनावों में वोट देकर अपने सरकार चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में जो है वो प्रजातंत्र या लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनाई जाती है। अब नेक्स्ट आपकी परिभाषा आती है प्रोफेसर सेले के अनुसार प्रजातंत्र ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। और अब्राहम लिंकन के अनुसार यह परिभाषा जो है वो आपके अर्थ और ज़्यादा अधिक स्पष्ट कर देगी। प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है। अब लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो लोकतंत्र क्या है? जनता की प्रभुसत्ता इसमें होती है, जनता का शासन इसे कहा जाता है, जनता के हित पर अधिक ध्यान दिया जाता है। समानता, शासन में भाग लेने का अधिकार होता है प्रत्येक व्यक्ति को। वैश्विक मताधिकार जो है वो लोकतंत्र की विशेषता मानी जाती है। सरकार की आलोचना हम कर सकते हैं। राजनीतिक दल, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और शक्तियों का विकेंद्रीकरण। मीन्स शक्ति जो है किसी विशेष व्यक्ति दल के हाथ में ना रहकर शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है वो इसमें किया जाता है। बहुमत के शासन पर आधारित होता है लोकतंत्र। अब हम देखते हैं लोकतंत्र के कुछ गुण। तो पहला इसका गुण आता है कि यह सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करता है। यह जनमत पर आधारित होता है, समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है, देशभक्ति या राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि करता है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता ये रहती है, इसमें जनता का शासन होता है, इसलिए क्रांति का कोई डर इसमें जो है वो नहीं रहता है। दृढ़ तथा कुशल शासन प्रणाली भी जो है वो इसकी मुख्य विशेषता है। और लोकतंत्र में स्थायी तथा उत्तरदायी शासन देखने को मिलता है। जनता का शासन सबसे अच्छा शासन होता है। सुधारों के लिए उत्तम शासन प्रणाली चित्त निर्माण में सहायक होती है। बंधुत्व का प्रतीक होता है, एकता की भावना आती है, व्यक्ति के जीवन का पूर्ण विकास इसमें होता है। यह देशभक्ति या राष्ट्रीय एकता की भावना में वृद्धि करता है। कला, विज्ञान तथा संस्कृति में अधिक वृद्धि होती है। सभी शासन प्रणालियों में जो है वो लोकतंत्र को जो है वो उत्तम माना जाता है। और सुधारों के लिए उत्तम शासन प्रणाली है ये। व्यक्ति के जीवन का पूर्ण विकास जो है वो प्रजातंत्र में होता है। व्यक्ति के जीवन का पूर्ण विकास होता है। तो ये थे प्रजातंत्र के कुछ गुण। आप इन सभी को एक बार देख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रजातंत्र के दोषों को। तो प्रजातंत्र का मुख्य दोष यह होता है कि लोगों का मानना है कि यह अयोग्य व्यक्तियों का शासन है, क्योंकि इसमें बहुमत पर अधिक बल दिया जाता है। यह गुणों के स्थान पर संख्या को अधिक महत्व देता है। यह उत्तरदायी शासन नहीं है। यह बहुत खर्चीला है, क्योंकि इसमें प्रत्येक व्यक्ति जब भाग लेता है तो वोट जो है वो वोट डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो खर्च सरकार को जो है उठाना पड़ता है, बार बार जो है चुनाव करवाने पड़ते हैं। समानता के सिद्धांत अप्राकृतिक है। राजनीति एक व्यवसाय बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिज्ञ नहीं है, जिसके कारण जो है वो वोट का जो है वो सही इस्तेमाल जो है वो प्रजातंत्र में नहीं होता है। मनोवैज्ञानिक आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। भ्रष्टाचार की जो है वो संभावना जो है वो लोकतंत्र में देखी जाती है। यह वास्तव में बहुमत का शासन नहीं
नेक्स्ट है, यह राष्ट्र की सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक उन्नति को रोकता है, नैतिकता का स्तर गिर जाता है, संकट काल का मुकाबला करने में कमजोर, प्रजातंत्र एक कल्पना है। तो ये थे प्रजातंत्र क्या हमने अर्थ, विशेषता, गुण और दोष देखे तथा इसकी कुछ परिभाषा भी हमने देखी। अब हम चलेंगे अपना जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है, जो है आपका अधिनायकवादी शासन व्यवस्था या अधिनायकवादी सरकार के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो तानाशाही में शासन की एकता एक व्यक्ति में निहित होती है। अधिनायक अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करता है और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। वह जब तक अपने पद पर बना रहता है तब तक शासन को शक्ति उसके हाथों में रहती है। हम इसकी परिभाषा से जो है इसका अर्थ आपको और अच्छे से जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो फोर्ड के अनुसार तानाशाही राज्य के अध्यक्ष के द्वारा गैर कानूनी शक्तियां प्राप्त करना है। अधिनायकवादी शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें जो है वो शासन मुख्यतः एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होता है या एक दल के हाथ में केंद्रित होता है। उस शासन प्रणाली को अधिनायकवादी शासन प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधिनायक तंत्र से अभिप्राय एक व्यक्ति व्यक्तियों के शासन से है जो बलपूर्वक सत्ता पर अधिकार कर लेता है और उस शक्ति को असीमित रूप से प्रयोग करता है। नेक्स्ट आपकी परिभाषा आ जाती है, दूसरी परिभाषा भी आपकी फोर्ड के अनुसार है। तो फोर्ड कहते हैं कि राज्य के अध्यक्ष द्वारा असामान्य रूप से कानून से हटकर प्रभुसत्ता पर कब्जा कर लेना ही अधिनायक तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट आप क्या आते हैं, अधिनायक तंत्र या अधिनायकवादी शासन के कुछ लक्षण। तो पहला है, राज्य की निरंकुशता इसमें होती है, राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है, राज्य साधन होता है और व्यक्ति साधन है। राज्य और समाज में कोई अंतर इसमें जो है वो नहीं देखा जाता है। राजनीतिक दल का अभाव, यह एक दलीय होती है। मुख्यतः इसमें यह देखा जाता है कि या तो इसमें राजनीतिक दल होगा ही नहीं, अगर राजनीतिक दल होगा तो केवल और केवल एक ही दल जो है वो इसमें देखा जाता है। एक नेता का इसमें गुणगान किया जाता है। अधिकारों और स्वतंत्रता का नामात्र होना या ना होना। नेक्स्ट है, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। हिंसा तथा शक्ति में जो है वो इसमें विश्वास देखा जाता है। साम्राज्यवादी नीति होती है। प्रेस तथा रेडियो पर जो है वो सरकार का जो है वो नियंत्रण होता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध करता है, धर्म के विरुद्ध है तथा इसकी मुख्य विशेषता ये है कि यह जातीयता को महत्व देता है। तो ये थे अधिनायकवादी शासन के कुछ लक्षण। अब हम देखेंगे अधिनायकवादी शासन के जो है वो गुण। तो दृढ़ तथा स्थिर शासन इसमें देखा जाता है, क्योंकि शक्ति जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में होगी तो दृढ़ तथा सुदृढ़ शासन होगा, क्योंकि व्यक्ति जब चाहे जो निर्णय लेगा वो अंतिम निर्णय होगा। शासन में कुशलता आती है, संकट काल के लिए उचित सरकार इसको माना जाता है। नीति में एकरूपता होती है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है, उचित नियमों पर जो है ये आधारित होती है। प्रशासन खर्चीला नहीं, क्योंकि हमने देखा प्रजातंत्र में बार बार चुनाव करवाने पड़ते हैं, इसलिए उस शासन प्रणाली को खर्चीली शासन प्रणाली भी कहा जाता है। राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है, सामाजिक तथा आर्थिक विकास देखने को मिलता है। मजबूत व केंद्रीकृत सरकार का समर्थन होता है, शक्ति पर बल दिया जाता है। राष्ट्रवाद, इस अधिनायकवादी शासन प्रणाली में व्यक्ति को अधिक महत्व ना देकर राष्ट्र को अधिक महत्व दिया जाता है। तो बोला गया है कि राष्ट्रवाद पर बल देता है। सामाजिक तथा आर्थिक विकास इसमें व्यक्ति का ज़्यादा होता है, क्योंकि उस पर जो है अत्याचार किए जाते हैं ताकि राष्ट्र जो है वो प्रगति कर सके। राष्ट्रीय एकता इसमें यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि विरोध करने का जो है व्यक्ति को अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है, युद्ध में विश्वास ये शासन प्रणाली रखती है और परंपरावाद का जो है वो समर्थन जो है वो इस शासन प्रणाली में देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका गुण है ये है कि इसमें जो है वो राज्य को केंद्र में रखा जाता है। तो ये थे अधिनायकवादी सरकार के गुण। इससे पहले हमने अधिनायकवादी शासन प्रणाली के कुछ लक्षण पढ़े, उसका हमने अर्थ जाना, परिभाषा जानी। अब हम देखेंगे अधिनायकवादी सरकार के कुछ दोषों को। इसका सबसे पहला दोष है कि ये शक्ति पर आधारित होती है। व्यक्ति को कोई महत्व ना देकर राज्य को अधिक महत्व इसमें दिया जाता है। हिंसा पर आधारित होती है, यह हिंसा पर बल देती है। अंतर्राष्ट्रीयता का विरोध करती है, अधिकार नहीं, ये अधिकार जो है वो नामात्र इसमें देखे जाते हैं। स्वतंत्रता नहीं, निर्बल उत्तराधिकारी
क्रांति का इसमें जो है वो डर रहता है, क्योंकि व्यक्ति जो है कभी भी जो है वो स्वतंत्रता की मांग जो है वो व्यक्तियों के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट आता है चरित्र के विकास में बाधा होते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो व्यक्ति का जो है वो चरित्र का विकास भी जो है वो संभव नहीं है। नागरिकों में उदासीनता उत्पन्न करता है, विकास नहीं, केवल और केवल राज्य का विकास होता है, व्यक्ति का विकास नामात्र इसमें देखने को मिलता है। धर्म तथा राजनीति का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। लोकतंत्र के विरुद्ध है, तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं, व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करने का, ये सरकार की आलोचना करने का इसमें जो है वो कोई अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है तानाशाही प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि एक दल का शासन होता है, व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकता है, तो जो भी सरकार कहेगी व्यक्ति को वो सब मानना पड़ेगा, इसलिए इसको तानाशाही प्रवृत्ति की सरकार भी जो है वो इसको आलोचकों द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है संचार पर सरकार का नियंत्रण, संचार के सभी साधनों पर जो है वो सरकार का नियंत्रण होता है, जिससे लोकतंत्र यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। संचार के साधनों पर जो भी खबरें होंगी वो सभी सरकार के पक्ष में होंगी। संचार के साधन सरकार के विपक्ष में कोई भी जो है वो बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि अधिनायकवादी शासन प्रणाली में या तानाशाही शासन प्रणाली में जो है वो संचार पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो हमने अधिनायकवादी शासन के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा तथा इसके गुण के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अधिनायकवादी शासन प्रणाली तथा प्रजातंत्र के मध्य अंतर के बारे में। अब ये आपको टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा इसके अंतर को देखकर। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि प्रजातंत्र में जनता का शासन होता है, जबकि अधिनायकवादी शासन प्रणाली में एक व्यक्ति अथवा एक पार्टी का शासन होता है। जनमत पर आधारित होता है प्रजातंत्र, या शक्ति पर आधारित होता है अधिनायकवादी शासन व्यवस्था। प्रजातंत्र सरकार को शांतिपूर्ण साधनों द्वारा बदला जा सकता है, जबकि अधिनायकवादी शासन प्रणाली में केवल और केवल क्रांति के द्वारा जो है वो सरकार को बदला जा सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास प्रजातंत्र में देखने को मिलता है, जबकि अधिनायकवादी शासन प्रणाली में केवल और केवल जो है वो राज्य का ही विकास होता है। प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, जबकि अधिनायकवादी शासन प्रणाली जो है वो अधिकार, वो स्वतंत्रता जो है वो इसमें जो है वो नामात्र होती है। प्रजातंत्र समानता पर आधारित होता है, जबकि अधिनायकवादी शासन प्रणाली समानता के सिद्धांत को कोई महत्व नहीं प्रदान करती है। प्रजातंत्र में जो है वो शांति तथा व्यवस्था में विश्वास देखने को मिलता है, जबकि अधिनायकवादी शासन प्रणाली में जो है युद्ध तथा हिंसा में अधिक विश्वास देखने को मिलता है। प्रजातंत्र साम्राज्यवाद के विरुद्ध होता है, जबकि अधिनायकवादी शासन प्रणाली साम्राज्यवाद में विश्वास रखती है। प्रजातंत्र प्रत्येक निर्णय तर्क तथा वाद विवाद से लिया जाता है, जबकि अधिनायकवादी शासन प्रणाली में वाद विवाद का कोई महत्व नहीं होता है। प्रजातंत्र सरकार की आलोचना का अधिकार रखता है, जबकि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था सरकार की आलोचना का अधिकार नहीं रखती है। प्रजातंत्र दलों का होना जो है वो इसमें अनिवार्य होता है, जबकि अधिनायक शासन प्रणाली में या तो एक ही दल होगा या दल नहीं होगा, मीन्स कि कोई दल होगा ही नहीं। प्रजातंत्र में राज्य और सरकार में भेद होता है, जबकि अधिनायकवादी शासन प्रणाली में राज्य और सरकार में कोई भेद देखने को नहीं मिलता है। प्रजातंत्र सरकार का उत्तरदायित्व होता है। प्रजातंत्र शासन प्रणाली में जो है वो सरकार का उत्तरदायित्व हमें देखने को मिलता है, जबकि अधिनायक शासन प्रणाली में जो है अनुत्तरदायित्व सरकार होती है। तो ये था प्रजातंत्र और अधिनायकवादी शासन प्रणाली में अंतर। होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो उनका लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये कंप्लीट बुक जो है उसका लिंक जो है, नोट्स का लिंक जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये था आपका, इसके साथ आपकी यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होती है। इससे पहले हमने तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़ा, और आज हमने प्रजातंत्र तथा अधिनायकवादी शासन प्रणाली के बारे में पढ़ा। ये था आपका टॉपिक। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और इस कंप्लीट बुक के नोट्स जो है उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन नोट्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।